ठीक। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक नए सीरीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप क्लास 10th पास होने के बाद क्लास 11th में एडमिशन लिए हैं तो और आपने विजन साइंस एकेडमी ज्वाइन कर रखा है तो हमारा केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वो हम लोग लगभग ख़त्म कर चुके हैं। और आज हम लोग बात करेंगे कि इस चैप्टर से नीट में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस क्वेश्चंस को आज हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जब मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखूंगा तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके उनका सॉल्यूशन लिखेंगे और फिर जब मैं आंसर लिखूंगा तो आप उससे मैच करेंगे। जब आप शुरू में ये क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हार्ड है, हालांकि नीट हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर मैं स्पेशली केमिस्ट्री की बात करूं तो नीट हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप जस्ट 10th से 11th में आए हैं और आपके लिए सब कुछ नया नया सा है तो आपको हल्का सा हार्ड लगेगा। लेकिन जब आप लगातार प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये धीरे धीरे आसान लगता जाएगा और एक्चुअली में ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कि नीट में द कंसेप्ट्स ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे जो पहला हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप एक बार क्वेश्चंस को देखें और आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालें। हमारा क्वेश्चन है द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर आर द सेम एज दैट ऑफ, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस चारों में ऐसा कौन है जिसका डायमेंशन प्रेशर के बराबर होगा, यानी कि प्रेशर का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन इस चारों में से किसका होगा। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं कि ये पूछा गया है 1995 में और ये बहुत पहले की बात है। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों में से किसी का जन्म भी नहीं हुआ होगा उस टाइम पर, मेरा भी एक्चुअली नहीं हुआ था उस टाइम पर। ठीक है, तो तब का ये क्वेश्चन है, तो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। देखो हमारा क्या है, प्रेशर, कि प्रेशर का डायमेंशन पता करना है। ठीक है, कि प्रेशर का डायमेंशन इस चारों में से किसके बराबर है। तो सबसे पहले हमें प्रेशर का डायमेंशन मालूम होना चाहिए ना। तो देखो प्रेशर का क्या मतलब होता है, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है ना। हम लोग प्रेशर पढ़ चुके हैं, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रेशर का डायमेंशन फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होगा। यहां पर देखो सबसे पहला ऑप्शन ये है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि प्रेशर का क्या मतलब होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहां पर सबसे पहला ऑप्शन क्या है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि गलत है। अब यहां पर देखो ऑप्शन सी को देखो, यहां पर डायरेक्ट फोर्स है तो फोर्स के डायमेंशन के बराबर प्रेशर का डायमेंशन थोड़े होगा। प्रेशर का डायमेंशन फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होगा ना, इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत है। और ऑप्शन डी क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी मतलब वर्क डन। तो देखो ये 2 ऑप्शन तो हमने गलत कर दिया। अब या तो ऑप्शन बी सही होगा या तो ऑप्शन डी सही होगा। अब देखो हम ऑप्शन डी की बात करते हैं। ठीक है, क्या ऑप्शन डी सही है कि नहीं है। तो आपने एनर्जी का मतलब पढ़ रखा होगा, एनर्जी मतलब क्या, वर्क डन। एनर्जी मतलब वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है, तो यहां पर हम एनर्जी को लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होता है, आपने पढ़ रखा होगा, एफ बराबर क्या होता है, एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। तो यहाँ पर देखो जब हम लोग डायमेंशन लिखते हैं तो केजी को क्या लिखते हैं, एम, और एम और एम यानी कि ये लेंथ है, मीटर को क्या लिखते हैं, एल, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो एल का पावर 2, और सेकेंड मतलब टाइम, तो टाइम को हम लोग टी लिखते हैं और ये ऊपर चला जाएगा। यानी कि हमारे एनर्जी का डायमेंशन क्या हो गया, ml2t-2। तो हम देखते हैं कि अब ये प्रेशर के बराबर है कि नहीं। तो प्रेशर के बराबर हम लोग करके देखते हैं। तो प्रेशर क्या है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन निकालो। तो अभी देखो फोर्स क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ml_t-2 ये हमारा फोर्स हो गया। और एरिया मतलब एल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो एरिया मतलब एल स्क्वायर। देखो एक एल से एक एल कट गया तो क्या बचेगा, ml-1t-2, मतलब एनर्जी में l+2 है और यहाँ पर l-1 है। समझ रहे हो, मतलब प्रेशर का डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन के बराबर नहीं है। यानी कि ऑप्शन डी भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन हम ये भी देख लेते हैं कि कैसे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसके बराबर होगा। तो प्रेशर का क्या हुआ, ml-1t-2, ये हमारे प्रेशर का डायमेंशन है। अब हम निकालते हैं क्या, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी क्या होता है, अभी मैंने निकाला ml2t-2, और वॉल्यूम क्या होता है, L3। तो यहाँ पर देखो L स्क्वायर से ये कट जाएगा
और क्या बचेगा ml-1 T-2। तो यहाँ पर देखो इसका यूनिट और प्रेशर का यूनिट क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नीट 2014 में पूछा गया था। हमारा क्वेश्चन है इक्वल मासेज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट 27 डिग्री सेल्सियस इन आइडेंटिकल कंडीशंस। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास एक कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर में हमने 3 गैस मिला करके रखा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन CH4। ये 3 गैस हमने क्या कर रखा है, मिक्स कर रखा है, और हमने जिस कंटेनर में इसको मिक्स कर रखा है उस कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, V है, यानी कि इस तीनों गैस का वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, V है। मतलब तीनों को सेम वॉल्यूम वाले कंटेनर में मिक्स करके रखा गया है V, और टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, और ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि जब हम तीनों गैसों को मिलाते हैं तो टेम्परेचर हम क्या करते हैं, बदलते नहीं है, टेम्परेचर फिक्स है। तो हमसे पूछ रहा है कि तीनों गैस के वॉल्यूम का रेशियो बताओ, ठीक है। तो कैसे बनेगा, तो देखो सबसे पहले तो टेम्परेचर वगैरह क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, हमको कह रहा है कि आइडेंटिकल कंडीशंस है, तो आपने एक इक्वेशन पर रखा होगा PV = nRT। यहाँ पर देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ये R और N तो कांस्टेंट है। या आप इस इक्वेशन को छोड़ सकते हैं, आप एवोगाड्रो लॉ भी पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, एवोगाड्रो लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन सेम हो जाए, ठीक है, आइडेंटिकल कंडीशन हो जाए, हमको क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि आइडेंटिकल कंडीशन है, तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर का जो कंडीशन है वो अगर सेम रहे तो वॉल्यूम का रेशियो और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर मोल्स का रेशियो बढ़ेगा तो वॉल्यूम का भी रेशियो बढ़ेगा, यानी कि हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ऐसे कि नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो होगा वही उसके वॉल्यूम का भी क्या होगा, रेशियो होगा। तो यानी कि यहाँ पर हमको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में हमको निकालना है उस तीनों गैस के मोल का रेशियो। तो मोल का रेशियो जो होगा वही उसका वॉल्यूम का रेशियो होगा, हम एवोगाड्रो लॉ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या निकाल लो, यहाँ पे आप निकाल लो उसके मोल का रेशियो। तो देखो अपने पास 3 चीज़ है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, और तीसरा क्या है, मीथेन है। और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि सबका मास सेम है, तो मान लेते हैं कि इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, और इसका भी मास क्या है, m है, और हमें निकालना है मोल का रेशियो। तो मोल क्या होता है, देख भाई, मास बाई मोलर मास, तो H2 का मोलर मास 2, और ऑक्सीजन का 32, और मीथेन का 16, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m से m पूरा पूरा कटेगा, क्या बचेगा 1/2 रेशियो 1/32 रेशियो 1/16। अब क्या कर दो, 32 से सब में गुना कर दो, तो ये कितना आएगा 16:1:2, 16:1:2, ये हमारे मोल का रेशियो हो गया। और हमारा एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है कि जो मोल का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का भी रेशियो होगा, कब, जब आइडेंटिकल कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर का। और हमको क्वेश्चन में क्या ये तो बोल ही रहा है, ठीक है। तो यानी कि अपना आंसर क्या हो गया 16:1:2, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। प्रोपेन गैस अंडर द सेम कंडीशन, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2008 में, और क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, इसको आप स्टोइकियोमेट्री से भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो अपने पास क्या है, एक मीथेन गैस होता है, ठीक है, इसको बर्न करना है, और बर्न करने का क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कराना। आपने क्लास 10th में ये रिएक्शन पढ़ रखा होगा, जब हम किसी भी एल्केन को बर्न करते हैं, यानी कि जब एल्केन का कंबसन होता है तो वहाँ पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, वाटर बनेगा, और एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पे हम स्टोइकियोमेट्री से भी कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि भाई देख अपने पास 1 लीटर प्रोपेन है, यानी कि ये हमको कितना दिया हुआ है, 1 लीटर प्रोपेन दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस लगेगा, यानी कि कितना लीटर ऑक्सीजन लगेगा इसको कंप्लीटली कंबसन करने में, प्रोपेन को पूरा पूरा जलाने में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री से क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या फंडा है, जब भी हम स्टोइकियोमेट्री से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले फंडा होता है कि भाई तुम केमिकल इक्वेशन को लिख दो। हमने लिख दिया केमिकल इक्वेशन। फिर दूसरा फंडा क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो। तो हमने क्या करा, अब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो देखो कैसे बैलेंस होगा, यहाँ पे 3 कार्बन है तो यहाँ पे 3 कर दो, वहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 10, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर लगा दो 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 8, वहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 10, तो देखो 8। तो देखो ये हो गया हमारा पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया, ये हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पूरा फंडा लगा सकते हैं स्टोइकियोमेट्री वाला। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 लीटर प्रोपेन है, उसको पूरा पूरा जलाना है, तब कितना ऑक्सीजन का जरूरी पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं,
स्टोइकियोमेट्री वाला फंडा लगा रहे हैं, तो जो हमारा स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट होता है, यानी कि रिएक्टेंट के पीछे में जो डिजिट लिखा होता है वो हमें क्या बताता है, वह वॉल्यूम को भी बताता है, नंबर ऑफ मोल्स को भी बताता है, मॉलिक्यूल्स को भी बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, इक्वेशन से हमको पता चल रहा है कि जब हम एक वॉल्यूम प्रोपेन गैस को जलाते हैं तो इसके लिए 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है, तब जा करके ये पूरा कंबशन होगा, पूरा बर्न करेगा प्रोपेन। यानी कि एक वॉल्यूम C3H8 को जलाने के लिए कितना, 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, 5 वॉल्यूम क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। यानी कि 1 लीटर को जलाने के लिए कितना, 5 लीटर चाहिए। और यही तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि 1 लीटर प्रोपेन को जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो कितना आ गया, 5 लीटर। यानी कि हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, सही। अब देखो, अगर मान लो किसी को ये फंडा नहीं समझ में आया कि ये वॉल्यूम वाला क्या फंडा है, तो इसको आप मोल से भी कर सकते हो। इतना तो सबको पता होगा कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल को बताता है। तो यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि 1 मोल प्रोपेन को कंप्लीटली जलाने के लिए कितना, 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो देखो, 1 मोल प्रोपेन को जलाने के लिए 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अब 1 मोल का क्या मतलब हुआ, 1 मोल मतलब 22.4 लीटर प्रोपेन को जलाने के लिए कितना, 5 गुने 22.4 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसका यही मतलब हुआ ना। और हमसे कितना पूछ रहा है कि 1 लीटर जलाने के लिए, तो 1 लीटर कैसे निकलेगा, यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो देखो कितना आ गया, फिर भी तुम अपना 5 ही आएगा, यहाँ आया क्या, इतना 5 लीटर आंसर। यानी कि 1 लीटर प्रोपेन को पूरा जलाने के लिए 5 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, या तो आप वॉल्यूम से वॉल्यूम को रिलेट कर दो, या मोल से मोल को रिलेट करो, फिर मोल को किसमें कन्वर्ट कर दो, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन जो 2008 में पूछा गया था। अब हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, SO2 और 32 और 64, 32 और 64 रिस्पेक्टिवली। अपने पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और SO2 है। इसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट या मोलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। इसका कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। एट 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 150 mm ऑफ मरकरी प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ है। 1 लीटर ऑफ O2 कंटेंट्स n मोलिक्यूल्स। देखो, टेम्परेचर और प्रेशर दे दिया है, ठीक है, और कह रहा है कि उस टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 लीटर ऑक्सीजन में n मोलिक्यूल्स था। कितना मोलिक्यूल्स, n मोलिक्यूल्स 1 लीटर ऑक्सीजन में। फिर कह रहा है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर को हम फिक्स कर दे, वही रहने दें, द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 2 लीटर ऑफ SO2 अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि हम टेम्परेचर और प्रेशर को वही रहने दें जो ऑक्सीजन वाला फंडा में था, तो 2 लीटर SO2 में कितना मोलिक्यूल्स होगा। मैं फिर से क्वेश्चन समझा रहा हूँ। देखो, अपने को टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ है, तो उसमें कह रहा है कि उस टेम्परेचर और प्रेशर पर ऑक्सीजन के 1 लीटर में n मोलिक्यूल था। अब फिर वही टेम्परेचर प्रेशर है, यानी कि सेम कंडीशन है, तब 2 लीटर SO2 में कितना मोलिक्यूल होगा। तो देखो, सबसे पहली बात, यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है, ठीक है, तो फिर हम वही याद करेंगे, एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ हमारा क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है, ठीक है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होगा। ठीक है, तो यही है ना, ये PV = nRT। क्या कह रहा है ये कि भाई प्रेशर भी फिक्स है और टेम्परेचर भी फिक्स है, तो यहाँ पे वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यानी कि एवोगाड्रो लॉ का हम यहाँ पे फंडा लगा सकते हैं कि देखो, मतलब अगर 1 लीटर O2 में n मॉलिक्यूल है तो 1 लीटर SO2 में भी n मॉलिक्यूल ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और नंबर ऑफ मोल्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। जितना ज़्यादा मोल उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल। तो यहाँ से हम ये फंडा लगा सकते हैं एवोगाड्रो लॉ से, यानी कि अगर 1 लीटर O2 में n मॉलिक्यूल है तो 1 लीटर SO2 में भी n ही मॉलिक्यूल होगा। इसका मतलब 2 लीटर SO2 में 2n मॉलिक्यूल होगा। खत्म। तो देखो कैसे बना क्वेश्चन, कंसेप्ट से, दिमाग से। ठीक है, जिसको एवोगाड्रो लॉ का फंडा आता होगा ये पूरा क्वेश्चन बना देगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2n। बहुत ही आसान सा, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अब बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जो अगेन आसान ही होगा। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन कब का क्वेश्चन है, 2007। ठीक है, लगभग आज से 15-16 साल पहले का बात है ये। ठीक है, 2007 में। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एवरेज एटॉमिक मास के फॉर्मूले से उठा लिया गया है। एवरेज एटॉमिक मास आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए होता है, आइसोटोप्स के लिए। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि देख, X एक एलिमेंट है
और उसका 3 आइसोटोप है और तीनों का कंपोजिशन दे दिया हुआ है, ठीक है। एक है जिसका एटॉमिक यानी कि मास नंबर 200 है, वो 90% पाया जाता है नेचर में। एक का 129 है जो 8% पाया जाता है नेचर में। एक का 202 है जो 2% नेचर में पाया जाता है। तो हमको कह रहा है कि बता इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कितने क्लोज होगा, मतलब एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, ठीक है, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो देखो यहाँ पर 3 आइसोटोप है, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 बाई X1 प्लस X2 प्लस X3। ये फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे 4 आइसोटोप रहता तब एक और हो जाता M4 X4 बट्टे प्लस X4 एक और हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। M1 कितना है 200, X1 कितना है 90, M2 कितना है 199, X2 कितना है 8% प्लस M3 कितना है 202, X3 कितना है 2%, ठीक है, बट्टे में कितना है, तो टोटल जोड़ करके कितना आ जाएगा 200 AMU के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, इस ढंग का क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है, तो हम सबको नहीं बनाएंगे। मैं ये वाला बता दे रहा हूँ, इसके बाद ये अगर आप सीख जाएंगे तो इसके आधार पर जितना भी क्वेश्चन है सब आप से बन जाएगा। तो क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये 4 का 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों में से बोल रहा है कि बताओ कि किसके पास सबसे ज़्यादा एटम की संख्या है, ठीक है। इसमें जितना भी एलिमेंट दिया हुआ है ब्रैकेट में आपको सबका एटॉमिक मास दे दिया रहेगा। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने लिखा नहीं है, तो Ag यानी कि सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108, ठीक है। तो पूछ रहा है कि किसमें ज़्यादा एटम की संख्या है। तो देखो एटम की संख्या किसमें ज़्यादा होगा, जिसमें मोल्स की संख्या ज़्यादा होगा। मालूम है ना, एक मोल में Na एटम होता है, तो जितना ज़्यादा मोल होगा उतना ज़्यादा एटम होगा। यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि किसमें ज़्यादा एटम की संख्या है, यानी कि इनडायरेक्टली हमसे ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स किसका ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास बाय मोलर मास, क्योंकि हमको सबका मास दिया हुआ है ना, तो सबका मोल निकाल लो, जिसका ज़्यादा मोल होगा उसमें ज़्यादा एटम की संख्या होगी, ठीक है। मतलब देखो इसका मोल कैसे निकलेगा 1/108, ठीक है। मैग्नीशियम का कैसे निकलेगा 1/24, ऑक्सीजन का कैसे निकलेगा 1/32, लिथियम का कैसे निकलेगा 1/7, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा मोल किसका है 1/7, ठीक है। ये तीनों ज़्यादा हो गया, ये सबसे कम हो गया, 1/7 सबसे कम है, सॉरी सबसे ज़्यादा है, 1/7 क्या है सबसे ज़्यादा है। मतलब 1 ग्राम ऑफ लिथियम के पास सबसे ज़्यादा मोल है, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा मोल होगा उसी के पास क्या होगा, एटम की संख्या सबसे अधिक होगी। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो फिर बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर 2016 का, ठीक है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सपोज द एलिमेंट्स एक्स और वाई कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स। देखो एक्स एक एलिमेंट है, वाई एक एलिमेंट है, ये दोनों जुड़ करके 2 कंपाउंड बनाता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, जब कार्बन ऑक्सीजन जुड़ता है तो 2 प्रकार का कंपाउंड बना देता है ना, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है। उसी तरीके से एक्स और वाई 2 एलिमेंट है जो कंबाइन करके 2 कंपाउंड बनाता है। एक का नाम है XY2 और दूसरा का नाम है X3Y2, ठीक है। जब 0.1 मोल ऑफ XY2 वे, यानी कि जब हम बात करें XY2 का, तो अगर XY2 का 0.1 मोल होता है तो उसका वजन है 10 ग्राम, और अगर 0.05 मोल है X3Y2 का, तब इसका वजन कितना है 9 ग्राम। तो हमको कह रहा है कि एक्स और वाई का एटॉमिक वेट निकालो, एटॉमिक मास निकालो, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखो इसका 2 तरीका है। सबसे पहला तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपको याद होगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वो क्या कहता है कि जब 2 एलिमेंट मिल करके एक से अधिक कंपाउंड बनाता है, तो जो फिक्स नंबर के साथ जुड़ा हुआ होता है उसका रेशियो क्या होता है, सिंपल होता है। उसके आधार पर भी बना सकते हैं, स्टोइकियोमेट्री के आधार पर भी बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्री के आधार पर बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्टोइकियोमेट्री के आधार पर बनाएंगे तो हमारा फंडा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इसके आधार इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा वो हम स्टोइकियोमेट्री का यूज़ करके काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। देखो क्या कह रहा है कि एक्स और वाई है, ठीक है। ये मैं पहला एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। जब एक्स वाई को हम मिला रहे हैं तो XY2 बन रहा है, ठीक है। अब फिर बात हो रहा है कि दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, फिर से यही एक्स और वाई मिल रहा है, तब क्या बन रहा है X3Y2 बन रहा है, ठीक है। X3Y2 बन रहा है। फिर क्या कह रहा है कि 0.1 मोल ऑफ XY2। तो देखो XY2 इसका अगर 0.1 मोल है, ठीक है, मोल कितना है 0.1 मोल, तो इसका वेट कितना है 10 ग्राम। तो मोल क्या होता है, मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास, ठीक है। ये कितना है 0.1, तो मास कितना है 10 ग्राम, मोलर मास हमको नहीं मालूम है, मोलर मास बराबर 0.1। तो यहाँ पर मोलर मास कितना आ जाएगा
मोलर मास आ जाएगा आपको 10/0.1 यानी कि 100, ठीक है, 100 AMU। मतलब XY2 का मोलर मास कितना आ गया, 100 AMU। ठीक है, हम कैसे निकाल लिए, हमको मोल दिया था और उसका वेट दिया हुआ था, इससे उसका मोलर मास निकाल लिए, क्योंकि हमको फार्मूला पता था मोल्स बराबर वेट बाय मोलर मास। ठीक है, तो हमने निकाल लिया 100 AMU। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। दूसरा में क्या कह रहा है कि देखो X3Y2 बन रहा है, ठीक है, X3Y2 बन रहा है और X3Y2 का मोल कितना दिया हुआ है, ये जब मोल होता है 0.05 तब इसका मास कितना होता है जी। देखो मोल बराबर क्या होता है, मास बाय मोलर मास होता है ना, मास बाय मोलर मास, और ये 0.05 के बराबर है, तो मास कितना है 9 ग्राम। ठीक है, और मोलर मास हमको नहीं मालूम, मोलर मास क्या करते हैं, निकाल लेते हैं 0.05। तो यहाँ से मोलर मास कितना आ जाएगा, X3Y2 का मोलर मास आ जाएगा 9/0.05 यानी कि 900/5। ठीक है, यानी कि 180 AMU आ गया। देखो ये मोलर मास हमने निकाल लिया किसका, XY2 का और X3Y2 का। देखो मोलर मास ऑफ, देखो मोलर मास या आप बोल दो कि मोलिक्यूलर मास, दोनों बराबर ही होता है। तो मोलर मास किसका, XY2 का कितना हो गया, ये है 100 AMU। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि X का मास और 2 गो Y का मास 100 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ X प्लस 2Y ये किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर। इसको इक्वेशन में 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब फिर हमने निकाला मोलर मास ऑफ X3Y2। ठीक है, ये किसके बराबर है, 180 AMU के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3X का मास और 2Y का मास किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 और 2 मान लो। अब देखो इसमें भी 2Y है, इसमें भी 2Y है। अगर हमें X और Y का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को घटा देंगे। ठीक है, जब हम दोनों, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बड़ा हो जाएगा इतना दूर में, या चलो मैं इतना दूर थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को घटाएंगे तो कैसा है, X प्लस 2Y बराबर 180 और ये कितना है 3X प्लस 2Y बराबर 180, ये 100 है। ठीक है, ये 100 है। जब इसको हम घटाएंगे तब क्या होगा, ये बच जाएगा -2X, ये दोनों कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा -80। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका X हो जाएगा कितना, 40 AMU। ठीक है, तो X हो जाएगा 40 AMU। मतलब X और Y का पूछ रहा है तो पहला वाला 40 होगा। तो देखो ऑप्शन ए पहला 40 है, तो अब इस दोनों इक्वेशन में X का मान दे दो, Y का मान अपने आप निकल जाएगा और Y का मान कितना आएगा 30, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा माना जाता है और ये जेई में इस कंसेप्ट पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का। तो आज फिलहाल हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और अगला जो है ना, हम लोग अब बच गए हैं स्टोक्योमेट्री पर क्वेश्चन करना और परसेंटेज कंपोजिशन पर। ठीक है, ये 2 चीज़ है, हम लोग अगले दिन कवर कर लेंगे। स्टोक्योमेट्री पर जितना भी क्वेश्चन बना है आज तक नीट में, ठीक है, वो सबको हम सोल्व करेंगे और जब हमारा नीट का एक बार कंप्लीट हो गया तो फिर हम जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।